हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स पर पहला वीडियो है। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में हम संविधान के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 13 में ऐसे कानूनों या विधियों के बारे में बताया गया है जो चाहे संविधान से पहले बनाए गए हों या संविधान के बाद बनाए गए हों। अगर वे मूल अधिकारों के विरोध में हैं तो उन्हें असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। अब हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। वैसे तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया गया है, लेकिन हमारी इस वीडियो में हम केवल आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि मूल अधिकारों का क्या मतलब है या मूल अधिकार किन्हें कहा जाता है। तो संविधान में तो मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी वे अधिकार जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकता, उन्हें ही मूल अधिकार कहते हैं। जैसे कि बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, कारोबार का अधिकार, रहने का अधिकार, ऐसे ही कुछ और अधिकार हैं जिन्हें मूल अधिकार माना गया है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और किन किन आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसमें राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं आर्टिकल 29 और 30 में। इसके बाद आर्टिकल 31, जिसमें पहले संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से 1978 में निकालकर कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 12 में एक नया आर्टिकल 300A यानी 300A जोड़कर उसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद आर्टिकल 31 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951 में आर्टिकल 31 में कैपिटल ए और कैपिटल बी बढ़ा दिया गया। साथ ही 25वें संविधान संशोधन से 1971 में आर्टिकल 31 में कैपिटल सी जोड़ा गया। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 32 पे, जो सबसे आखिरी वाला फंडामेंटल राइट है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरह से भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ये तो मूल अधिकारों का विभाजन हो गया। अब हम आज के टॉपिक यानी राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है। अब आर्टिकल 14 में जो दिया गया है वो है, राज्य भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 डॉक्ट्रिन दिए गए हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, जिसका मतलब है विधि यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, इक्वल हैं, किसी के भी साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी एक साधारण व्यक्ति से लेके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तक सब कानून की नज़र में समान हैं। क्या आप जानते हैं ये जो डॉक्ट्रिन है विधि के समक्ष समानता, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सूत्र यानी विधियों के समक्ष संरक्षण पे। इसका मतलब है समान परिस्थिति वाले लोगों को समान कानून के अधीन रखना और समान रूप से उस कानून को उन पर लागू करना, चाहे वो विशेष अधिकार हो या दायित्व हो। दूसरे शब्दों में, चाहे संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाए, वो सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा, चाहे वे लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स यानी विशेष अधिकार देते हों या उन्हें कुछ ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य देते हों। और ये सूत्र विधियों का समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हम आर्टिकल 14 में दिए गए रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की बात करते हैं, जिसे प्रोफेसर डाइसी, जो एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डाइसी ने विधि के शासन को यानी रूल ऑफ लॉ के 3 अर्थ बताए हैं। सबसे पहला है मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति को केवल विधि या कानून के उल्लंघन पर ही दंडित या पनिशमेंट दी जा सकती है, किसी और बात के लिए नहीं। मतलब कि कोई व्यक्ति तभी सज़ा का भागीदार होगा जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। इसमें सरकार की मनमानी शक्ति नहीं चलेगी। दूसरा है विधि के समक्ष समानता, जो बहुत ही सिंपल है, जिसका मतलब है कि समाज के सभी वर्ग कानून की नज़र में समान होंगे।
कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और तीसरा है संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, जिसका मतलब है सभी पावर्स या शक्तियाँ जो भी सोर्स हैं उनके, वो संविधान नहीं है बल्कि कोर्ट्स यानी न्यायालयों के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं और उन्हीं के अनुसार वे लागू होंगे। लेकिन डाइसी के रूल ऑफ लॉ की इन तीनों बातों को केवल दो ही भारत में लागू होते हैं, तीनों को भारत में लागू नहीं किया जाता। तीसरी बात जो डाइसी ने बताई है कि सभी शक्तियों का सोर्स संविधान नहीं है, ये इंडिया में लागू नहीं होता, क्योंकि इंडिया में सभी लोगों के अधिकारों का जो स्रोत है वो संविधान ही है। अब हम आर्टिकल 14 के कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं, जिसमें पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का केस, जिसमें चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने दोनों डॉक्ट्रिन्स यानी विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में ये क्लियर किया है कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि विधियों का समान संरक्षण विधि के समक्ष समानता का ही भाग है, भले ही इन्हें अलग अलग रूप में देखा जाए। इसके बाद आता है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का संरक्षण विधिक व्यक्ति को भी मिला हुआ है, जिसमें एक निगम को, एक कॉरपोरेशन को भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 में जो व्यक्ति वर्ड है वो केवल पुरुष या महिलाओं को ही नहीं दिया गया है, बल्कि उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो ना तो पुरुष हैं न महिला हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर को भी आर्टिकल 14 का संरक्षण है। और ट्रांसजेंडर भी देश के दूसरे नागरिकों की तरह अपने रोजगार, शिक्षा और विधिक संरक्षण लेने के हकदार हैं। इसके बाद अब हम समानता के अधिकार को नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के साथ जोड़कर इसकी चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार समानता का अधिकार और नैसर्गिक न्याय दोनों मिलकर मनमानेपन के खिलाफ लोगों को संरक्षण देते हैं। के लिए हमें 3 केसेस देखने होंगे, जिसमें सबसे पहला है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 युक्तियुक्त वर्गीकरण यानी रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके बारे में जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि समानता एक गतिशील धारणा है और इसके कई रूप हैं, इसे आप केवल एक लिमिटेड दायरे में नहीं बांध सकते। उन्होंने ये भी कहा कि समानता और मनमानापन एक दूसरे के विरोधी हैं, जहाँ कोई काम मनमानी से किया जाएगा वहाँ समानता हो ही नहीं सकती, और जहाँ समानता नहीं होगी वहाँ आर्टिकल 14 का उल्लंघन जरूर होगा। इसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी जस्टिस पीएन भगवती ने ईपी रोयप्पा केस में कही गई बात को ही दोहराया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में जस्टिस सिरवई ने पुराने सिद्धांत यानी युक्तियुक्त वर्गीकरण को ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य जन्म और कर्म से अलग अलग होते हैं, इसलिए आप सभी पर एक जैसा कानून लागू नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बीच कानूनों को लागू करने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस। ये केस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कुछ नियमों को आर्टिकल 14 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई एयर होस्टेस पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें उनके काम से हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रूल्स आर्टिकल 14 का साफ साफ उल्लंघन करते हैं। इसके बाद आता है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस मामले में केंद्रीय सेवा पेंशन नियम 1972 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि वो एक फिक्स डेट यानी निश्चित तारीख से पहले रिटायर होने वालों को और उस डेट के बाद रिटायर होने वालों को पेंशन देने में एक बड़ा भेदभाव कर रहा था। कोर्ट ने उस पेंशन रूल को आर्टिकल 14 के बेसिस पर असंवैधानिक ठहराया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस जो है प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीस केस, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की सेक्शन 10 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। इस एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ईसाई महिलाओं को यानी क्रिश्चियन लेडीज़ को अगर अपने हस्बैंड से तलाक चाहिए तो उन्हें पहले 2 बातें साबित करनी होंगी। पहले कि उनके साथ क्रूएल्टी यानी कि मारपीट या टॉर्चर किया गया है, और दूसरा एडल्ट्री यानी कि जार कर्म। और अगर कोई ईसाई पुरुष तलाक चाहता है तो उसे केवल एडल्ट्री को ही साबित करना होगा। तो इस तरह से सेक्शन 10 पुरुष और स्त्री दोनों को दिए गए तलाक के आधारों में एक भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को अवैध यानी कि इलीगल ठहराया और कहा कि ये लिंग के आधार पर आर्टिकल 14 के नज़रिए से जो समानता की बात करता है असंवैधानिक है।
तो ये तो था हमारा आज का वीडियो आर्टिकल 14 पर। इस वीडियो में हमने उन्हीं केसेस को कवर करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में हम कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज़ को केसेस के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की लॉ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।